ऑनलाइन वाले हैं, आवाज आ रही क्या? कमेंट करके बताएंगे। है जी, चलिए आएंगे तो देखिएगा। आप लोग जी लोग नए आए हैं, आप लोग को ये जो लीफलेट मिली हुई उसमें ना पूरा सिलेबस है प्री का और मेंस का, है ना? ठीक है। और आपको ये पता भी होगा कि छत्तीसगढ़ पीएससी जो है अपना, उसका स्कीम क्या रहता है एग्जाम का, उसका स्कीम क्या रहेगा एग्जाम का, ये ऐसा है। प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो प्री का सिलेबस आपको लिखा हुआ मिलेगा उसमें, है ना? थोड़ा बहुत आप जान भी रहे होगे। इसमें छत्तीसगढ़ है मेन, और क्या है बाकी जीएस में सारे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, है ना? तो 200 नंबर का होता है प्री का एग्जाम। 2 पेपर होंगे, 200 नंबर के। तो उसमें से पहला जो पेपर है ना, उसी का मेरिट लिस्ट बनता है। सेकेंड पेपर को केवल आपको पास करना है। पास करने का क्राइटेरिया क्या है? अगर आप अनरिजर्व के हो तो 200 में 33%, मतलब 66 नंबर। अदर्स एसटी एससी ओबीसी में 46 नंबर चाहिए। ठीक है। सी सेट को पास करोगे तभी आपका पहले पेपर का मतलब है। अगर आप सी सेट में फेल हो गए या दोनों में से किसी एक पेपर में फेल हुए तो आप वहीं इलिमिनेट हो जाओगे एग्जाम से। तो दोनों पेपर में आपको मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि ना पास होना है। सी सेट का ना जो मार्क्स है वो नहीं जुड़ेगा सेकेंड पेपर का। मेरिट लिस्ट पेपर 1, मतलब जिसमें छत्तीसगढ़ जीएस वहां से तैयार होता है। लेकिन इसको केवल आपको ना इतना लाके क्वालिफाई करना है, इतना आना चाहिए। इसमें सेकंड फर्स्ट वाले पेपर में भी इतना ही चाहिए आपको, लेकिन इसका मतलब सिलेक्शन नहीं होता। इसमें मेरिट लिस्ट देखी जाती किसका ज्यादा गया है, वहां से कितने पोस्ट कितने लोगों को लेना, उस हिसाब से मेरिट लिस्ट तय की जाती। तो पहला पेपर आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा। ठीक है जी। सेकंड जो है और क्या है इंपॉर्टेंट चीज, माइनस मार्किंग है इसमें। और माइनस मार्किंग कितना होता है? एक क्वेश्चन सही तो 2 नंबर, एक क्वेश्चन गलत ना तो माइनस 0.68, मतलब -1/3 आपका कम कर लिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें माइनस मार्किंग है। और आपका क्या है, जो हम लोग स्टार्ट किए थे कल, वो पेपर 4। तो पूरे के पूरे जितने भी पेपर हैं, तो ये जो क्या है टोटल क्या है 7 पेपर हैं। और 7 पेपर में से क्या चौथा पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें क्या क्या है आपका। फोर्थ पेपर में साइंस है, मैथ्स है और अप्लाइड साइंस, जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो साइंस में बायोलॉजी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। ठीक, तो हम लोग ना बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस। टोटल 200 नंबर का है। कैसे डिवाइड किया गया है? 75 नंबर का साइंस, 50 का मैथ्स और 75 नंबर का अप्लाइड साइंस, ये। ठीक है। तो ऐसे इसको डिवाइड किए। ठीक है ना? तो ये था अपना, ये अपना सिलेबस है, ये आपको स्लाइड मिल जाएगी। तो जो बायोलॉजी वाला है ना, वो सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी वाले सेक्शन में क्या है, 2 पार्ट है जो पढ़ना है हम लोग को, 2 सब्जेक्ट को। जंतु विज्ञान जूलॉजी, हमारे शरीर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो इसमें ये पूरा सिलेबस है। तो हमारे पूरे शरीर के सभी अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम को पढ़ना है। और सेल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और वनस्पति विज्ञान में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारा मतलब वो है सिलेबस का हिस्सा है इसमें, है ना? लास्ट ईयर जो आया था जो क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सा? साइंस वाला सेक्शन से। जो जैसे कि पेपर 4 में मैंने आपको बताया कि ना 3 सेक्शन है, साइंस, मैथ्स और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसमें 75 नंबर से, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्या है सब्जेक्ट शामिल थे। तो उसमें कैसा पूछा गया था देखिएगा, 2 नंबर के 8 क्वेश्चन आए थे। ये तीनों से ना, मतलब दो 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 क्वेश्चन इसका, 2 इसका, 2 फिजिक्स का, ऐसा करके। तो 8 क्वेश्चन आए थे 2 नंबर का। तो 2 नंबर के लिए वर्ड लिमिट रहता है 30 अधिकतम। ठीक है। 60 जो शब्द हैं उसके लिए कितना देते हैं, 4 नंबर, है ना? तो उसके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें 4 नंबर का वेटेज था। 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जिसमें 8 नंबर का वेटेज था। 8 नंबर वाले के लिए शब्द सीमा 100 शब्द का है। ठीक है। और एक क्वेश्चन फुल लेंथ का आया था 15 नंबर का, शब्द सीमा अधिकतम से 175। 175 वाले में देखो, ये वाला जो ऊपर का तीनों है ना, मतलब 2, 4 और 8 नंबर का, जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करना है। छोड़ोगे तो आपका गया वो, मतलब नंबर नहीं मिलेगा।
ये वाला है जो ना, एक क्वेश्चन जो था उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा फुल लेंथ वाले में, कोई भी सब्जेक्ट का फुल लेंथ वाले में 2 क्वेश्चन दिया रहता है, तो उसमें से ना आपके पास सुविधा है कि ना दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है, दोनों का अटेम्प्ट नहीं करना है, कर भी नहीं पाओगे क्योंकि जगह ही नहीं रहता है, तो आप कोई दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे, जिसको तैयारी अच्छा है, जिस क्वेश्चन का पढ़ के गया उसी को अटेम्प्ट करोगे आप, ठीक है। तो ये था पिछले बार का जो 75 नंबर के लिए ऐसा पूछा गया था साइंस को, ठीक है जी, क्लियर है। तो 75 नंबर के लिए साइंस को ऐसा पूछा गया था, ठीक। आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना जीव विज्ञान में से ये कौन सा सेल वाला टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये दोनों को सब्जेक्ट को आपको अच्छे से समझने के लिए ये वाले टॉपिक को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे टर्म ऐसे आएंगे आप सुने भी नहीं हो, गया पढ़े हो, भूल चुके हो, तो वो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, ये क्या है वो क्या है, दुनिया भर का चीज है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये आपको क्लियर बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ना आज, ये कोशिका वाला, ये जो टॉपिक है, इससे प्रश्न ना प्री में पूछा जाता है, ये पूरा का पूरा, ये नीचे का और इधर का पूरा मेंस का है, ठीक है। और प्री में भी इसी टॉपिक से ही प्रश्न आएगा। जैसे कल मैंने बताया था पीएससी का प्री का और मेंस का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, एक आध तो वो उसको छोड़ के सब्जेक्ट को, समझ रहे हो ना, 90% सिलेबस सेम है। तो हमेशा तैयारी इंटीग्रेटेड होती है, प्री का अलग मेंस का अलग नहीं होता। वो ऐसा करेंगे तो कल डिस्कस किए थे, वो एक दलदल में फंसता है फिर बच्चा उसमें, समझ रहे हो। तो सही स्ट्रेटेजी है कि मेंस को पहले पढ़ें, फिर प्री को बाद में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें। अभी आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आपका चल रहा है, खासकर ऐसा सब्जेक्ट जो प्री में भी पूछा जाता है, तो सिलेबस आपके पास है, तो 90% सिलेबस जो है वो ना आपका क्या है, सेम है। तो उन सब्जेक्ट को तैयार पहले कर लो जो कि प्री में अगले साल आप जब दिलाओगे तो पूछा जाएगा, कॉमन को तो सिर्फ 80-90% लगभग कॉमन है ना, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आप क्या करो कि भैया जैसे कि हफ्ते भर में जो भी पढ़े हो, है ना, उसको संडे को उसके क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कल भी बताया था मैं आपको, मार्केट में मिल जाएगा अनसॉल्व्ड, पिछले 10-12 सालों से जब भी से भी ना सी सेट वाला पैटर्न आया है, उसके पूरे क्वेश्चन को आप क्या करो, मतलब मेंस का लिखने की प्रैक्टिस करो, जो भी सब्जेक्ट क्लास में चल रहा है, प्लस संडे को क्या करो भी, आप टेस्ट जरूर दिलाओ ऑब्जेक्टिव वाला, तो उससे आपको दोनों का पता लगता रहेगा, क्योंकि आप एक समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको प्री भी तो पास करना है, तो आप बीच बीच में क्या करो, ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करते रहो, देखो कि कहाँ गलती हो रही। और मेंस के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखने के लिए मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए देते जाऊंगा, बताते जाऊंगा कौन से टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो आज हम लोग सेल को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। आज हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं, आप दोनों इंग्लिश मीडियम वाले हैं, बाकी आप लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है। एक चीज आप लोग को हिंदी मीडियम वालों को बता दूं क्लियर में, भले ही आप हिंदी मीडियम के क्यों ना हो, आपको ना साइंस का टर्म जो है ना वो इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, देवनागरी लिपि में साइंस के टर्म को एग्जाम में पूछा जाता है, आप पढ़ के गए हो, लेकिन क्या हो जाएगा, आपको इंग्लिश का टर्म पता नहीं, तो आप गलती करोगे वहां, या नहीं बना पाओगे। कुछ बता देता हूं, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा गुणसूत्र बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे उसको, ये है सिलेबस में, इसको इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। तो आप देखिएगा कई बार व्यापम पीएससी ऐसा क्रोमोसोम पूछ दिया है, कई बार हुआ है ऐसा, ये अब आपको यही नहीं पता कि गुणसूत्र ही क्रोमोसोम है, तो गया ना भाई, जान के भी मतलब आप नहीं बना पाओगे। तो ऐसा बहुत सारा टर्म आपको डायरेक्ट ना इंग्लिश के टर्म से ही पूछा जाएगा, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो आप ना क्या है, जितने भी टर्मिनोलॉजी है उसको लिखते जाइए, किसमें भैया, इंग्लिश में, ठीक है। और हाँ, जब आप आंसर लिखेंगे तो इंग्लिश के टर्म को देवनागरी लिपि में लिख सकते हो, जैसे मैंने क्रोमोसोम को लिखा था, उसमें कोई नंबर नहीं काटता है, ठीक। चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करें एकदम बेसिक टॉपिक से, और मैंने पहले भी बताया था, अभी और रिपीट कर रहा हूं, क्या ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये एक्सक्लूसिवली ऑब्जेक्टिव पैटर्न से क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, मतलब ये प्री के लिए है। बट आप जब तक कोशिका को नहीं पढ़ोगे तो आपको पूरा, खासकर बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसमें ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें, क्यों, क्योंकि यहाँ से प्री में प्रश्न आता ही है ना, तो प्री में सिलेक्शन होगा तभी तो आप मेंस में जाओगे।
ठीक है। तो कोशिका जो रहता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेल, और इसकी ना परिभाषा दी गई है। तो कोशिका को क्या बोला जाता है? कोशिका को बोला जाता है इसको कहा जाता है शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। ठीक है, तो इसको शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड आया है, इसी को समझना है तब ये क्लियर होगा। एक वर्ड आया है संरचना और एक आया है कार्यात्मक। इसका मतलब होता है स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है फंक्शनल यूनिट। ठीक है, इसी को समझना है। ठीक, ये इसका मतलब क्या है। ठीक, और इसको समझने के लिए एक चीज, एक और वर्ड आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक वर्ड आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? उसको हिंदी में बोलते हैं जीवन का स्तर। अभी आप समझिए, बाद में लिख लीजिएगा, वैसे भी आपको ना स्लाइड मिलेगी, है ना। तो लिखिए, लिखो मत, अभी आप समझो चीजों को, है ना। बाकी स्लाइड मिल जाएगी, है आप आराम से लिख लेना इसको। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है कि हमारी जो बॉडी है ना, वो एक दिन में नहीं बना है भाई, उसमें कई करोड़ों साल लग गए हैं। उसका एक प्रॉपर क्या है, पैटर्न है। एक सेल था पहले, फिर टिश्यू बना, फिर धीरे से दूसरे जानवर बने। जैसे कि आपको पता ही होगा, हम लोग बंदर लोग के पूर्वज, पूर्वज मतलब बंदर हमारा एंसेस्टर है, पूर्वज था। बंदरों से ही हमारी बॉडी इवॉल्व हुई है, तो इसमें करोड़ों साल लगे। इस घटना को इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग माइथोलॉजी में क्या देखते हैं, धार्मिक वगैरह कुछ सीरियल मूवी में, है ना, भगवान आशीर्वाद दिए, टिंग से ऋषि मुनि ओम ओम का जाप कर रहे हो बरगद के पेड़ के नीचे, ऐसी दिखाते हैं ना। ऊपर से प्रकाश आया और टिंग से पूरा सब कुछ हो गया। तो टिंग से कुछ नहीं हुआ है, इसमें ना बहुत टाइम लगा, कई लाखों करोड़ों साल लगे। ठीक है, तो हमारा बॉडी बना कैसे? ठीक है, तो हमारी बॉडी बनी है, जो बेसिक स्टार्ट हुआ है सेल से। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और अंत में कंप्लीट बॉडी फॉर्म होती है। हिंदी में क्या हो जाएगा? सेल मतलब क्या हो गया? कोशिका, है ना। टिश्यू मतलब उत्तक। ऑर्गन मतलब क्या हो गया? अंग। ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या हो गया? अंग तंत्र। और बॉडी मतलब क्या हो गया? शरीर। ये ठीक है, तो ये ना जीवन का स्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, क्रमिक रूप से लाखों करोड़ों साल में हमारा शरीर बना है। तो कोशिकाओं से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, लास्ट में शरीर। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग दूसरे तरीके से। ठीक, जैसे तब आपको ये समझ में आएगा आसानी से। जैसे हम लोग मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, ये रूम जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं। बिल्डिंग बनी होगी कैसे? ईंट लगा है, छड़ लगा है, सीमेंट लगा है, डेंटिंग पेंटिंग हुआ है ना। लेकिन आप इमेजिन करो, रेत, रेत से जुड़ाई हुई है ईंट का। रेत दिखाई मतलब छोटा सा पार्ट, एक वो रहता है टुकड़ा। पता नहीं इस कमरे को बनाने में कितना अनगिनत रेत का टुकड़ा लगा होगा। वैसे ही हमारे शरीर को ना बनाने के लिए ना अनगिनत कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं दिखाई नहीं देती, लेकिन ना आपको एक रेत को ऐसा उंगली में रखूंगा, मेरे हाथ में रेत चिप कर दिखाओ, बोलूंगा कौन सी उंगली में, आप नहीं देख नहीं पाओगे उतने दूर से। या मैं ऐसे करके गिरा दिया तो आप बीन भी नहीं पाओगे, दिखेगा ही नहीं। तो इतना छोटा रहता है सेल। तो लेकिन हाँ, एक चीज है, जब रेत से जोड़ाई होती है तो दीवार दिख जाता है। आप रेत से सीमेंट डाल के हम लोग जोड़ाई करते हैं तो दीवार दिख जाएगा आपको, रेत नहीं दिखता है। वैसे ही ना कोशिका नहीं दिखती है, कोशिका से मिलके जब हमारा शरीर बनता है तो वो दिख जाता है। देख तो रहे हैं हम लोग एक दूसरे को, सेल को नहीं देख रहे हैं हम लोग, बॉडी को देख रहे हैं। तो वो मिल के बना है। तो कैसे, अब देखिएगा, उसको समझे हम लोग, है ना। तो हम लोग ना कंपेयर करके पढ़े, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, समझने के लिए बता रहा हूं आपको। छत्तीसगढ़ राज्य कैसे बना है? छत्तीसगढ़ राज्य बना है डिवीजन से, है ना। संभाग, कितने संभाग हैं? ठीक है, और संभाग या डिवीजन किससे मिलके बनता है? जिला, डिस्ट्रिक्ट, है ना।
और जिला बनता है तहसील। तहसील या विकास खंड भी यूज करते हैं कई जगह, है ना। विकास खंड को ब्लॉक बोलते हैं, तहसील को तहसील ही बोलते हैं इंग्लिश में। ये मुगल कालीन परंपरा है, आज भी ये शब्द यूज होता है। अगर आप ना छत्तीसगढ़ पीएससी सेलेक्ट होकर राजस्व विभाग में नौकरी करोगे, मतलब आप छत्तीसगढ़ पीएससी से राजस्व विभाग की जो नौकरी पाओगे वो है अपना दो, एक है लैंड रिकॉर्ड का ना ऑफिसर रहता है, उसको मैं हिंदी में क्या बोलते हैं अभी बता रहा हूं। एक तो नायब तहसीलदार बनोगे आप, ठीक है। तो नायब तहसीलदार जब आप बनोगे तो आपके अंडर में कौन रहेगा, कोटवार रहेगा और पटवारी रहेंगे, ठीक है। और आप प्रमोट होगे तो तहसीलदार बनोगे। ये सब उसी समय कानूनगोन भी रहता है, लेखा जोखा का जो काम करते हैं अकाउंटेंट। तो ये सब मुगल कालीन शब्द हैं, तो इसका हिंदी में वही होता है जो इंग्लिश। तहसील को तहसील, हाँ, ब्लॉक बोलते विकास खंड, ठीक है। क्लियर है। तो ये अभी तक वही परंपरा चली आ रही है, पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, है ना। जबकि बाकी का इंग्लिश में नाम है पुलिस जिला अधीक्षक डीएसपी, है ना, जिला अध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर, इसका नाम नहीं है, ठीक। तो आप बनोगे तो खैर वो अलग चीज। अब तहसील किससे मिलके बना है, तहसील मिलता है गांव, ठीक है। और गांव जो है वो कैसे मिलके बना है, गांव परिवारों का समूह होता है ना। गांव क्या रहता है, परिवारों का समूह होता है। परिवार कैसे बना होगा, परिवार बना है ऐसा, ये टूरा हो गया और टूरी हो गई, शादी कर लिए दोनों, है ना। अब दोनों के क्या है, नन्हे मुन्ने हो गए, ठीक है, और एक फैमिली बन गई, ठीक, क्लियर। अब देखिए क्या है, ये जो परिवार के सदस्य हैं ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये परिवार के जो सदस्य हैं लोग राज्य की संरचनात्मक इकाई। क्यों बोल रहा हूं इसको समझिएगा, इसको मैं बोल रहा हूं क्या, राज्य की संरचनात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ स्टेट, स्ट्रक्चरल यूनिट सॉरी, है ना, स्टेट का। क्यों बोल रहा हूं समझना, है ना। राज्य की परिभाषा अपना इंडियन पॉलिटी संविधान में और दूसरी जगह और भी पढ़ोगे। देखो, कोई भी ना राज्य का देश का अस्तित्व किससे होता है, राज्य का देश का अस्तित्व एक्सिस्टेंस होता है पॉपुलेशन से। अगर पॉपुलेशन या जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो क्या भूत प्रेत को थोड़ी ना राज्य और जिला बोलेंगे, समझ रहे हो। पॉपुलेशन कैसा, दो चार लोग थे एक जगह रहते तो उसको हमने गांव बोल दिया। पॉपुलेशन और बढ़ा, मतलब उनके बच्चे बड़े हुए, उनकी भी शादियां हुई, उनके भी बच्चे हो गए। धीरे 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 समय के साथ वो लोग क्या हुए, जब उस जगह कम पड़ने लग गया तो कुछ दूर जाके बस गए, है ना, वो नया गांव बन गया। ऐसे ही गांव बनता गया बनता गया बनता गया, वो कस्बे का रूप ले लिया और पॉपुलेशन बढ़ता गया। और ऐसे ही कर करके क्या है, जैसे परिवार का समूह था वो गांव बनाया, अब वो अलग अलग गांव बस गए जनसंख्या के हिसाब से, और बढ़ता गया वो, तो हमने उसको तहसील घोषित कर दिया गांव के समूह को, है ना। और क्या है, और पॉपुलेशन बढ़ा तो जिला, संभाग, और बाद में जैसे छत्तीसगढ़ को ये अलग करना पड़ा ना एमपी से, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल रीजन भी था इसका, भौगोलिक कारण, पॉपुलेशन भी एक कारण था। क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन किसी कंट्री की हो जाएगी ना तो कंट्रोल करना मुश्किल है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी तो, मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेज करना पड़ता है ना पूरा। तो हमने नया राज्य बना दिया और राज्य बनने का फायदा भी हुआ है, डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है ना। तो वाली बात है। तो इन लोगों को संरचनात्मक इकाई क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इन्होंने शादी किया, एक फैमिली बनाई, धीरे 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 करके क्या है, वो फैमिली से पॉपुलेशन बढ़ता गया और एक टाइम के बाद हमने उसको राज्य डिक्लेयर कर दिया, वो सेपरेट हो गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इन्हीं जो परिवार के सदस्यों को मैं कार्यात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट बोल रहा हूं। तो मैं इनको ना कार्यात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है, अरे फंक्शन मतलब कुछ तो काम करते होंगे। अब गांव में खेती किसानी करेंगे यूजुअली, तो अगर इन लोग खेती किसानी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हमारे राज्य के जीडीपी में योगदान दे रहे हैं। कैसे, मान लीजिए लोग धान की खेती करते, 40-50 एकड़ जमीन है, इनके जैसे बहुत सारे किसान हैं गांव में जिनके पास जमीनें हैं और धान बो रहे हैं, धान को गवर्नमेंट को बेचेंगे, गवर्नमेंट ना न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान को खरीद लेगी, ठीक है, इनकी कमाई हो गई। उस धान का गवर्नमेंट क्या करता है, उस धान को गवर्नमेंट क्या करेगा, दूसरे राज्यों को या दूसरे अच्छा क्वालिटी का रहेगा तो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देता है। 100 रुपए में लिए 150, 120, 130 में बेच दिए तो गवर्नमेंट की भी कमाई हो गई, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये लोग बिजनेसमैन है तो इनकम टैक्स देते होंगे,
देख बड़ा बिजनेस है, करोड़ों लाखों का टर्नओवर है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को क्या बोलते हैं? आईटी, इनकम टैक्स है ना, आईटी। तो आईटी मन में इनकम वर्ड आया ना, इनकम किसका इनकम? राज्य का इनकम, क्योंकि टैक्स ना सीधी कमाई होती है, पता है, राज्य की। गवर्नमेंट इसको क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्स के पैसे से स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, सामुदायिक भवन, कम्युनिटी हॉल बनाती है, रोड वगैरह बनाती है, सब डेवलपमेंट के, नया ब्रिज बनता है, तो ये सब में डेवलपमेंट में खर्चा करती है गवर्नमेंट। तो राज्य की कमाई है, तभी तो वो बना रही है ना इतनी चीजों को। तो इन लोग अगर ना काम में लगे हुए हैं, बिजनेसमैन हैं या खेती किसानी कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राज्य के जीडीपी, जीडीपी मतलब कमाई, साफ 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 भाषा में बात बोले तो इनकम में हेल्प कर रहे। आप इमेजिन करो कि, आप इमेजिन करो कि क्या पूरे के पूरे किसान जितने लोग धान बोते हैं और जितना लोगों का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के ऐप में है और जिनके पास ना सब्सिडी का पैसा जाता है, एक साल के लिए ये बोल दें कि हम लोग ना इस साल छुट्टी मनाएंगे और खेती किसानी नहीं करते, केवल एक साल के लिए। अब एक साल के लिए लाखों, 5, 10, 25 जितने लाख किसान हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, मतलब धान का प्रोडक्शन नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट धान को धान को ना सेल करके 1,500 2,000 जितना भी करोड़ कमाती थी, वो अचानक से ना उसका इनकम कम हो गया। अब अचानक से जब ना गवर्नमेंट का इनकम कम हुआ, तो देखती है कि मेरा तो ना कमाई का 1/4 हिस्सा, 1/3 हिस्सा लगभग धान को बेच के मैं कमाता था। समझ रहे? 100 रुपए में कमाई मतलब ना 40 रुपए तो उसी का ही था, बाकी ना 40 रुपए बहुत होता है 100 रुपए में से। तो मतलब गवर्नमेंट को समझ में आया कि भाई लोग काम नहीं करेंगे, धान नहीं बोएंगे, तो हम लोग तो पूरा, मतलब समझ रहे हो, आर्थिक मंदी, कर्जा लेना पड़ेगा, डूब जाएगी पूरी गवर्नमेंट, गरीब हो जाए, राज्य घोषित, दिवालिया घोषित हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं मिल के सब लोग क्या कर रहे हैं, जीडीपी में या राज्य की आर्थिक स्थिति में योगदान दे रहे हैं, इसीलिए कार्यात्मक इकाई। सेम टू सेम हमारे बॉडी में सेल रहता है। कैसे? देखिएगा, हमारी बॉडी में जो सेल रहता है दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। तो जो सेल रहेगा उसमें क्या होता है पता है? हमारी बॉडी में जो सेल रहता है उसमें डिवीजन होता है, ठीक है? तो हमारी बॉडी में जो सेल रहता है उसमें क्या होगा? डिवीजन होता है। डिवीजन मतलब विभाजन, जैसे 1 का 2, 2 का 4, 8, 16, 32 ऐसा। इसी को डिवीजन को हम लोग साधारण या चालू भाषा में बोलते कि ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ठीक है? तो एक जो सेल था वो क्या करेगा? वो डिवाइड हो गया, और वो क्या किया? एक सेल ने डिवाइड होके बहुत सारा सेल बना लिया, तो ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल हो गया। इसको क्या बोलेंगे? कोशिकाओं का समूह, है ना? ये क्या हो गया? कोशिकाओं का समूह हो गया, है ना? तो ये हो गया कोशिकाओं का समूह। अब क्या होगा? ये जो है फिर इसमें क्या होगा? डिवीजन होगा, इसमें फिर डिवीजन होगा। तो इसमें डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा? ये और बढ़ता जाएगा, समझ गए? ये और बढ़ जाएगा, तो ऐसे ग्रुप में और बढ़ बढ़ के ढेर सारा सेल हो गया। तो ये क्या हो गया? कोशिकाओं का समूह था, तो कोशिकाओं के समूह को हमने क्या बोल दिया? टिश्यू या उत्तक बोल दिया। अब यहाँ उत्तक में फिर से डिवीजन हुआ, तो क्या हो गया? ये अलग अलग ग्रुप बना लिया उत्तकों का, तो ये हो जाएगा क्या? ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तकों का समूह। तो ये उत्तकों का समूह बन गया, है ना? ग्रुप ऑफ टिश्यू बन गया। उत्तकों के समूह को भी नाम दिया गया है, उत्तकों के समूह को अंग या ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है? मान लीजिए ये जो सेल थी इसने क्या है? इस प्रकार का कुछ ऑर्गन बना लिया, ये, तो ये स्टमक हो गया, आमाशय बोलते हैं, है ना? ये इस प्रकार का कुछ ऑर्गन बना लिया, इसको क्या है? लीवर बोलते हैं, ठीक है? ये इस प्रकार का ऑर्गन बना लिया कुछ, ऐसी रफ डायग्राम बना लो, तो ये इंटेस्टाइन हो गया, आंत बोलते हैं इसको, ठीक है? तो ये क्या हुआ? इस प्रकार ये जो टिश्यू था इसने क्या? स्टमक, लीवर और इंटेस्टाइन बना लिया, है ना? इसने क्या बना लिया? स्टमक, लीवर या इंटेस्टाइन बना लिया। अब ये है क्या? ये एक अंग नहीं है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन हो गए, अंगों का समूह हो गए ना, एक नहीं, एक से ज्यादा है, तो ये हो गया अंगों का समूह। तो ये जो अंगों का समूह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंगों के समूह को हम लोग जानते हैं अंग तंत्र के नाम से। अंग तंत्र मतलब
ऑर्गन सिस्टम। और आपको इतना पता होगा कि स्टमक जो है वो ना डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टमक जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पाचन तंत्र। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, उसके काम से ही उसका नाम पड़ गया, तो इसको हमने क्या है, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम दे दिया। तो सेल ने क्या किया, डेवलप होकर टिश्यू बनाया, ऑर्गन बनाया और एक ऑर्गन सिस्टम बना लिया। ठीक, क्लियर है। इसके अलावा और क्या है, जैसे कि ना मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, मतलब क्या है, ये दूसरा सेल है, इससे बिल्कुल अलग प्रोसेस वही फॉलो होगा, यहां भी डिवीजन होगा। ठीक है, और यहां भी डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, यहां भी ग्रुप ऑफ सेल बनेगा जी, यहां भी डिवीजन होगा तो ग्रुप ऑफ सेल बनेगा, तो जिसको टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू क्या करेगा, आगे यहां फिर डिवीजन या ग्रोथ होगा, इसमें भी क्या होगी, वृद्धि या विकास होगा, तो ये क्या करेगा, कोई ऑर्गन बनाएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं ये वाला ऑर्गन बना लिया, ये तो क्या है भाई, ये ऑर्गन नोज हो गया, नाक, ये हमारा ट्रेकिया, श्वास नली गले में रहता है ना, और ये क्या हो गया, लंग्स हो गया। ठीक है, तो ये सब सांस लेना, ब्रीथिंग, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, तो ये सब मिल करके कौन सा अंग तंत्र बना लिए, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसको क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है, श्वसन तंत्र को। ठीक है, तो वो प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अब जितना भी मैंने सिलेबस में नोट करवाया था ना, हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के ना क्या है, ऑर्गन सिस्टम रहते हैं। हड्डी का जो एक स्ट्रक्चर है उसको स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र बोलते हैं। ब्रेन होता है हमारा, ठीक है, और ना हमारे पीठ में एक ना ट्यूब रहती है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, नाम सुने होंगे हिंदी मेरुरज्जु, उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, तो ब्रेन नर्वस सिस्टम बनाता है। किडनी सुने होंगे नाम, तो किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। ऐसे कर करके हमारे बॉडी में ढेर सारे सिस्टम रहते हैं, उसमें से ही एक यूनिक सेल है ना, जो उसको बता देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूजुअली डिवीजन नहीं देखा जाता है ना, उसमें डिवीजन नहीं होता है ना, तो वो क्या करेगा, सीधे ऑर्गन सिस्टम बना लेता है, वो एक्सेप्शन है, इसी कारण मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तो वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, नहीं ये सेल है, हाँ ये क्या है, ये सेल है एक, और ये हमारी शरीर की सबसे बड़ी सेल है, इसको बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन, न्यूरॉन में क्या होगा, डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें डिवीजन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन डायरेक्ट जो आपस में मिल करके क्या बना लेता है, न्यूरॉन का जो ग्रुप रहता है, ये हो गया ब्रेन, और इसी से एक ना ट्यूब निकली हुई रहती है, ये इस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या बना लेता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना लेता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को हम लोग इंक्लूड करके एक साथ क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग एक साथ इंक्लूड करके क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूरॉन हो गया, तो न्यूरॉन में डिवीजन होता है, सॉरी न्यूरॉन में डिवीजन नहीं होता है, और ये डायरेक्ट हमारा नर्वस सिस्टम को बनाता है। ठीक है, तो न्यूरॉन को के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड सेल डिवीजन इज यूजुअली नॉट सीन इन न्यूरॉन। इसमें किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं देखा जाता है सामान्यतः। तो ये क्या हो जाएगा, शरीर की ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, तो ये है शरीर की सबसे लंबी कोशिका, जिसमें सामान्यतः कोशिका विभाजन नहीं देखा जाता है। तो इसमें कोशिका विभाजन नहीं देखा जाता है, तो ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जिसमें सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलता। ठीक है,
तो इस प्रकार क्या है हमारे शरीर में ना तरह तरह की कोशिकाएं हैं जो तरह तरह के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा क्या कि ना हमारा बॉडी कंप्लीट बॉडी कैसे बनी। अभी और भी बहुत सारा आप समझ गए होगे इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे मैं बताया था अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ये सभी मिलकर के क्या बनाए हैं हमारे शरीर का निर्माण किए हैं। ठीक है, कंप्लीट बॉडी बनी। अब आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन बॉडी क्या है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? आपका जवाब रहेगा कि ह्यूमन बॉडी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, मतलब अंग तंत्रों का समूह होता है। सामने वाला पूछेगा कि अंग तंत्र क्या होता है या ऑर्गन सिस्टम, तो आप बोलोगे ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, वो अंगों का समूह होता है। फिर आपसे पूछेंगे कि अंग क्या होता है, लो बताओ, तो आप बोलोगे जैसे उदाहरण के लिए लीवर, लीवर एक ऑर्गन है, वो क्या होता है भाई, तो आप बोलोगे वो ना टिश्यू से बना है। टिश्यू मतलब उत्तक, तो उत्तक क्या होता है तब बताओगे कि वो सेल से बनता है। तो कुल मिला के स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है, इसी को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा? सेल से बनता है टिश्यू, फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, लास्ट में वो शरीर का निर्माण करेगा, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर। ठीक है, तो इसको जीवन का स्तर बोलते हैं। ठीक, क्लियर, इसको जीवन का स्तर बोला जाता है। तो यहाँ कुल मिला के कहानी यहीं से चालू होती, मतलब हमारे बॉडी को सेल ने ही बनाया है। जैसे इस बिल्डिंग को बोलेंगे ना सबसे छोटा यूनिट, तो रेत, या इस कमरे में रेत को हटा दो तो कोलैप्स हो जाएगा, कहां से ईटा जुड़ेगा, तो बिना वैसा ही है। और तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया ना। कार्यात्मक इकाई क्यों बोलते हैं मैं आपको बता दूं, सेल को फंक्शनल यूनिट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अभी उसका नंबर रखा है क्या रे सोनू का, अबे यार क्या नाम से सेव किया भाई, उसको क्या बोलते हैं, अरे सोनू नाम से नहीं किया हूँ, याद नहीं आ रहा है। अरे हाँ हाँ सोमेश, अरे सोमेश सोमेश, ठीक ठीक बताता हूँ ढूंढ के। तो जब वो सोच रहा था ना कि सोनू का नाम मैं रखा तो हूँ लेकिन उसका कॉलेज का क्या नाम है, तो वो ना उसमें न्यूरॉन काम कर रहा था, न्यूरॉन के अंदर वो मेमोरी थी। हम लोग बोलते हैं मेरे दिमाग यार आजकल क्या हो गया भूल जाता हूँ, तो दिमाग नहीं भूल रहा है, वो न्यूरॉन भूल रहा है। तो अंतिम रूप से काम न्यूरॉन करता है। जैसे हम लोग ये भी जानते हो, आप जानते हो अच्छे से कि हमारे बॉडी में ना किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, आपको पता है। तो किडनी में हो रहा है ठीक है, किडनी ऑर्गन है, लेकिन अंतिम रूप से ना नेफ्रॉन में फिल्टर होता है। नेफ्रॉन छोटा छोटा सेल होता है, और ना दोनों किडनी, एक एक किडनी में 2.5-3-3 लाख नेफ्रॉन होते हैं, दोनों किडनी को मिला के 6-7 लाख करीब नेफ्रॉन होते हैं, उसमें जाके अंतिम रूप से ब्लड छनता है। तो जो हम लोग बोलते हैं ना ब्लड किडनी छान रहा है, वो उसकी सेल छान रही होती है एक्चुअल में। तो काम तो वही कर रहा है ना नेफ्रॉन, सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो न्यूरॉन काम कर रहे हैं। इसी कारण इसको ना फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, वैसे बोलते हैं ना हम लोग सांस लेते हैं, फेफड़े में जाता है गैस, तो या एयर फेफड़े में जाता है, नो डाउट लंग्स में जा रहा है, बट ना लंग्स में ना अंगूर का जो जैसे बंच रहता है ना, गुच्छा, वैसे सेल रहते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कुपिका कोश, वहां पे जाता है अंतिम रूप से। ठीक है, एल्वियोलाई बोलते हैं इंग्लिश में, तो अंतिम रूप से वहां पे जाता है। समझ गए आप? ठीक है, तो इसी इसको बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसमें से क्या कि ना सेल का ना टाइप को पढ़ेंगे, कितने टाइप का सेल होता है, और उसका ना क्लासिफिकेशन है, और उसको डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, एक सेकंड आया, मैं फिर कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, तो एक जो कोशिकाओं का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो उस आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक है एनिमल सेल और दूसरा क्या है, प्लांट सेल, है ना। और दूसरा जो होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जो है इसका प्रकार उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर का मतलब जैसे सोनू और मोनू, तो सोनू 10 साल का है, मोनू 5 साल का है, तो सोनू बड़ा भाई है, वो पहले पैदा हुआ है, वैसे ही। तो उत्पत्ति के आधार पर जो कोशिका ना इस दुनिया में सबसे पहले आई है उसका नाम था प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, प्रोकैरियोटिक, है ना। और दूसरा जो रहता है वो क्या है, यूकैरियोटिक। ठीक है, दूसरा है वो यूकैरियोटिक। तो दो प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन हमको पता रहना चाहिए। हमारी सेल किस में आएगी, हमारी सेल इसमें आती है, हमारे बॉडी की सेल। प्लांट आपको पता ही है, प्लांट मतलब पौधे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मतलब है, प्रोकैरियोटिक मतलब अगर हम लोग ना कंपेयर करें, अभी आप सब लोगों के पास ना एकदम एडवांस एंड्रॉइड मोबाइल है, और उसी में से कोई एक आध स्टूडेंट और नोकिया का 20-25 साल पुराना बटन वाला ले आता है मोबाइल, जिसमें इंटरनेट भी नहीं है, 4 मैसेज के बाद 5वां मेमोरी फिल बता देता है। तो आप क्या बोलो, क्या आदम जमाने का रखा है, बोलोगे कि नहीं। तो कितना पुराना फोन है, बेसिक 25 साल पुराना। तो वैसी क्या है, बहुत पुरानी कोशिका, तो उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो इसमें ना भगवान ने इनको ना लकर धकर जीने के लिए एक सेल दे दिया है, और कुछ नहीं रहता है इसमें। बाकी यूकैरियोटिक एंड्रॉइड फोन भाई चलता फिरता कंप्यूटर है, पूरा काम हो जाता है, नेट हो तो हो जाता है कि नहीं। तो वही है, तो यूकैरियोटिक मतलब वेल डेवलप्ड एडवांस सेल। तो हमारी बॉडी की सेल ना किस कैटेगरी में आएगी, एनिमल सेल रहती है, साथ में एडवांस है बहुत ज्यादा। ठीक है, हमारी बॉडी की सेल क्या है, बहुत ज्यादा एडवांस होती। ठीक, क्लियर है। तो ये क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, हम लोग इसको पढ़ेंगे, किसको, जंतु कोशिका को। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, और ना बायोलॉजी के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, अगर फुल लेंथ के जैसे 100 शब्द में या 175 शब्द में कहीं आ गए, तो वहां पे ना डायग्राम मैंडेटरी है। ठीक है, तो डायग्राम बनाने लोगों को नहीं आता, तो वो डायग्राम बनाना भी एक आर्ट है, उसको समझिएगा कहाँ पे कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको ना फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, ये सब बनाना पड़ेगा, डायग्राम वगैरह। ठीक है, क्लियर है। तो उसका भी एक ना तरीका सीक्वेंस रहता है बनाने का, लोग कहीं भी बना देते हैं, तो नंबर क्या डिडक्ट होगा, दूसरा आपको फिर लिखते नहीं बनेगा, दिखना भी, प्रेजेंटेशन भी तो अच्छा होना चाहिए ना, कोड़ो बोड़ो थोड़ी ना कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी जो बता रहा हूं, बना रहा हूं, वो ना सेल का डायग्राम है, आप ना आराम से इसको बना लेना। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी की सेल है, हो सकता है आप बुक वगैरह में पढ़ोगे तो कुछ अलग डिजाइन का दिया होगा, हमारी सेल कई प्रकार की होती है, तो मैं उसमें से रेक्टेंगुलर आयताकार सेल को बना रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। तो ना आप सेल का डायग्राम को बना लीजिएगा बाद में, पहले देखिए। और क्या है कि फिर मैं बताऊंगा इसको लैब कैसे डायग्राम को बनाना है। मान लीजिए यदि फुल लेंथ का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया इसका, जूलॉजी या बॉटनी का, तो आपको तो डायग्राम मैंडेटरी है, अच्छे नंबर पाने के लिए बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली लोग ना वो करते हैं, पता है, स्किप कर देते, नहीं बनाते, वही 2-2 4-4 नंबर मिल मिल के क्या होता है, सब खत्म हो जाता है भाई, कहानी बाद में, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखेंगे, और यहीं से हमारा ना सिलेबस भी स्टार्ट होगा, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, किसका, मेंस का, है ना। ये तो प्री के लिए पढ़ना भी है, इससे मेंस का भी एक क्वेश्चन आता है, मतलब एक टॉपिक है इसमें मेंस का।
कुछ नाम ना आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा, हिंदी मीडियम वालों को, है ना। ठीक है, तो ये हमारे ना सेल का डायग्राम है जो दिखता है माइक्रोस्कोप में कुछ इस प्रकार का। नाम मैं पढ़ दे रहा हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये स्मूथ, ठीक है, लाइजोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम को लाइजोसोम बोलते हैं, ठीक है, गोल्जी बॉडीज। ये है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ है, ये राइबोसोम है। न्यूक्लियस या केंद्रक, क्रोमेटिन थ्रेड या धागे, यही बाद में क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे ये, है ना, वो मेंस के सिलेबस में। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव, पूरे सेल के अंदर में ना तरल द्रव भरा रहता है जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, तो नाम सुने होंगे आप, सूत्रकणिका, ठीक, वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल और सेंट्रियोल, ठीक है। तो ये ना हमारे क्या है, एक और है इसमें, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियोलस को क्या बोलेंगे, केंद्रिका। तो ये ना पूरा हमारा क्या है, सेल के अंदर का है ये सारा हिस्सा, ठीक है। अब इसको ना हम लोग को एक एक करके ना सभी के ना फंक्शन को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है और यहीं से ये बाकी प्री का पार्ट हो जाएगा। यहीं से जब हम लोग क्रोमोसोम वाला जब टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, वो मेंस में दिया हुआ है, आनुवांशिकी करके एक टॉपिक है जेनेटिक्स, उसमें क्रोमोसोम को पढ़ना है। तो यहां से फिर अपना मेंस का टॉपिक स्टार्ट होगा, उससे पहले इसको जानना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, आप ना जब डायग्राम बनाने, उसको जब टॉपिक आएगा तो उस समय भी बताऊंगा मैं आपको। डायग्राम बनाने का जब बारी आएगा तो आप कैसे करोगे, इधर ध्यान से देखो, ठीक है। आपको ना क्वेश्चन पेपर में क्या रहेगा पता है, इस प्रकार से ये वाला हिस्सा रहेगा, साइड में लाइन खींची रहती है, यहाँ पे मेन लाइन दिया रहेगा आपको ऐसा। इसके आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी किसी भी हाल में लिखना ही नहीं है आप, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो इधर आपको नहीं लिखना है कुछ भी हो जाए, प्रोवाइडेड स्पेस इतना ही है, इसमें ही लिखना है, ठीक है। डायग्राम को जैसे आप बनाओगे, मान लो एक प्रश्न आ जाता, मनुष्यों के शरीर की कोशिका का सचित्र वर्णन करें, ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन सेल विथ लेबल्ड डायग्राम, मान लीजिए प्रश्न आ गया, तब ये डायग्राम कहां बनेगा, तब ये डायग्राम क्या बनेगा,
है ना, तब ये डायग्राम को बनाने के लिए आपको लगभग ये 1/4 हिस्सा है, इधर ही डायग्राम को यहाँ पे बनाना है, ठीक है, और इधर लिखना है आपको थ्योरी वाला पार्ट। कई लोग क्या करते पता है, डायग्राम को बिल्कुल ना बीचों बीच बना देते हैं, ऐसा यहाँ पे बना दिए डायग्राम को। अब डायग्राम को जब आप यहाँ पे बना दोगे बिल्कुल सेंटर में, तो लिखोगे कहाँ पे फिर, ठीक है। और कई लोग क्या करेंगे कि डायग्राम को चलो ठीक है बनाए हैं यहाँ पे, लेकिन लेबलिंग को ना इधर कर देते हैं जहाँ पे बॉक्स है, तो वो भी नहीं करना है आपको। तो आपको यही 1/4 हिस्से में क्या करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है, इतने हिस्से में यही लेबलिंग करनी। पहला चीज ये ध्यान रखना। दूसरा चीज क्या है इंपॉर्टेंट, कभी भी ना डायग्राम बनाते ना तो राइट हैंड साइड ही लेबलिंग होती है, इधर ही करते। हालांकि ना मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड भी लेबलिंग कर दिया है। क्यों, क्योंकि जगह ही नहीं था यहाँ, क्योंकि बहुत सारे इसमें पार्ट है, उसको मैं राइट साइड नहीं कर सकता। तो एक आप ना 10 में से 9 डायग्राम पाओगे कि राइट हैंड साइड में काम चल जाता है, एक आधी है कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम जिसमें इधर करना पड़ेगा आपको। तो इसकी भी सावधानी रखेंगे कि लेबलिंग हमेशा राइट हैंड साइड ही करें। और एक चीज, कई लोग और क्या करेंगे, जैसे कि ना लाइसोसोम यहाँ पे है तो उसको इधर तीर, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है तो इधर, सेंट्रियोल यहाँ पे है तो उसको इधर, न्यूक्लियस बिल्कुल सामने में लिखता है उसको इधर। तो ऐसे तीर छोड़ने से वो जिक्सा पजल बन जाएगा, समझ रहे हो, तीर निशाने पे नहीं लगेगा, ऐसे में सामने वाला बका जाएगा कौन सा एरो कहाँ है क्या है, समझ रहे हो। मैं कैसे लिखा हूं देखो, जो जहां है वही सामने का जैसे का तैसे लिखा हूं, तो अच्छा दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये है तरीका। एक स्किप हो गया था इसमें, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, समझ गए। तो आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है डायग्राम बनाते समय। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, गॉट इट, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये डायग्राम को अभी आप बैठिए और बनाइए, बना के जाइएगा, ठीक है। कल इसी को पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि कल मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसी से हम लोग आगे वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो कल ये टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक। और क्या है, कुछ पढ़ने के तरीके हैं, आप लोग बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है, तो कल मैं उसके बारे में थोड़ा सा के बाद बताऊंगा आपको, क्या पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, कलेक्शन हो भाई कम से कम समय में।